हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और हिंदी में, जी हाँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पे हिस्ट्री का, इतिहास का अध्याय एक, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर लेके आए हैं। पूरा का पूरा आपके बोर्ड परीक्षा से ही ओरिएंटेड है। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पूरा का पूरा नोट्स बनाया गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप मिलाएंगे, वो आपके चाहे पिछले साल के पेपर हों या फिर जो आपके मॉडल सेट पेपर हों, उन सभी में जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हीं सब प्रश्नों को ही देखकर यहाँ पे एक प्यारा सा नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है। तो इस नोट्स को आप अच्छे से पढ़िएगा, साथ ही साथ इस नोट्स को आप बना लीजिए। जी हाँ, पूरा का पूरा आपके बोर्ड एग्जाम को कवर करेगा। और मैं आपका इतिहास ही नहीं बल्कि भूगोल और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हर एक चैप्टर को यहाँ पे हम आपको क्लियर करा देंगे। बस आप 1 से 2 महीने का वक्त दीजिए, पूरा का पूरा मैं क्लियर करा दूंगा। साथ ही साथ मैथ का एक एक वीडियो में, जी हाँ, टारगेट हमारा सिर्फ एक ही रहेगा कि एक वीडियो में आपका पूरा का पूरा मैथ, एक वीडियो में पूरा का पूरा इतिहास, और एक वीडियो में पूरा का पूरा आपका विज्ञान कवर कराएंगे। एक चैप्टर एक वीडियो में, टारगेट सिर्फ एक ही चैप्टर रहेगा और एक वीडियो में, क्योंकि आपको कई वीडियो में हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो हेडिंग आती है वो आती है राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद क्या होता है? तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। यानी कि सन 1789 ईस्वी में क्या हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी। अब आती है कि फ्रांस की क्रांति, एक्चुअली में जो क्रांति है फ्रांस की, वो क्यों हुई थी? जो फ्रांस की क्रांति है वो आखिरकार हमारा क्यों हुआ था? क्योंकि ये भी आपके मन में कहीं ना कहीं सवाल उठेगा कि सर जो फ्रांस की क्रांति है क्यों हुआ था। तो आपको बता दें कि एक फ्रांस में निरंकुश राजा था। निरंकुश राजा मतलब ये होता है कि ऐसी सरकार जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश न हो, यानी कि वो राजशाही सरकार हो और अपने मन का करे। तो उसको हटाने के लिए वहाँ के जो लोग थे उन्होंने एक क्रांति चलाया था, क्रांतिकारियों ने। ठीक है, तो 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद अस्तित्व में आया था। यानी जो राष्ट्रवाद है यह कब अस्तित्व में आया था? तो आपको सीधा बता देना है कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद अस्तित्व में आया था। और राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था? सन 1789 ईस्वी में। अब फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति, जो फ्रांस के राजा थे उसको हटाने के लिए जो क्रांतिकारियों ने वहां पर उसका बहुत ही विरोध किया था। तो उसमें क्रांति की जो प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी? पहली थी टेनिस कोर्ट की शपथ। ठीक है ना, ये फ्रांस की क्रांति के समय कुछ प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी? पहली थी टेनिस कोर्ट की शपथ। तो राजा लुई 16वां ने कुलीन व पादरी वर्ग की सलाह मानकर साधारण वर्ग के सभाकक्ष को बंद करा दिया। तो राजा के इस आदेश से क्रोधित होकर साधारण वर्ग के सभी लोग टेनिस कोर्ट के मैदान में जमा होकर अपने नेता जो मिराबियो के साथ क्या ली थी? शपथ ली। आज से यहाँ शपथ में क्या बोला गया था? ये सिर्फ ये बोला गया था कि आज से और यहाँ से हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक फ्रांस में नया संविधान लागू नहीं होता, चाहे उसके लिए हमें बंदूक का सामना क्यों ना करना पड़े। नेक्स्ट यहाँ पे है स्टेटस जर्नल की मीटिंग। तो लुई 16वां ने 1789 में स्टेटस जर्नल की मीटिंग बुलाई, जिसमें उसने साधारण वर्ग के लोगों पर अधिक करों का बोझ लाद दिया। लुई 16वां ने 175 साल बाद यह मीटिंग बुलाई थी। अब है यहाँ पे तीसरा, बास्तिल जेल का पतन। तो लुई 16वां ने पेरिस की सड़क पर यह अफवाह फैला दी कि राजा विदेशी सेना की मदद से क्रांतिकारियों को
बंदूक से मरवा डालेंगे। इस बात से फ्रांस के क्रांतिकारी क्रोध में आकर टेनिस कोर्ट के निकट बने बास्तिल की जेल का मुख्य द्वार तोड़ दिया और निर्दोष कैदियों को मुक्त करा दिया। बास्तिल जेल का पतन 14 जुलाई को हुआ था। 14 जुलाई को हुआ था। किसका हुआ था पतन? वो हुआ था बास्तिल जेल का पतन। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में बन जाता है कि बास्तिल जेल है उसका पतन कब हुआ था, तो आपको सीधा बता देना है 14 जुलाई को हुआ था। 14वां फ्रांस की क्रांति में क्या घटना हुई थी? लुई 16वां को फांसी। लुई 16वां राजा था। कहाँ का राजा था? बहुत ही निरंकुश राजा था फ्रांस का। तो लुई 16वां को दोषी पाया गया और गिलोटीन नामक यंत्र से लुई 16वां को फांसी दे दी गई। यह घटना 21 जनवरी सन 1793 में हुई थी। गिलोटीन यंत्र की यह विशेषता थी कि इस यंत्र से सिर धड़ से अलग हो जाता है। यानी कि जो लुई 16वां था यह एक निरंकुश राजा था जो कि फ्रांस पर क्या करता था? राज्य करता था, वहाँ की सत्ता को संभालता था। लेकिन यह अपनी सत्ता का बहुत ही गलत दुरुपयोग करता था। इसलिए जब इस पर एक कमेटी गठित की गई और इसको जब दोषी पाया गया तो इसको गिलोटीन नामक यंत्र से क्या फांसी की सजा सुना दी गई। और कब? 21 जनवरी सन 1793 में। बट जो गिलोटीन यंत्र था इसकी एक खास बात थी। इसकी खास बात क्या थी कि इस यंत्र से जो सिर था ये धड़ से तुरंत क्या हो जाता था? अलग हो जाता था। अब इसके बाद जब उनका सत्ता खत्म हुए तो ये आए हमारे नेपोलियन बोनापार्ट। ये नेपोलियन बोनापार्ट आए। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक साधारण सैनिक था। उसने अपने साहस, वीरता, बुद्धि और अंत में तलवार के बल पर फ्रांस का क्या बना? सम्राट बना। उसका उदय डायरेक्टरी सभा के कार्यकाल में हुआ। सन 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। किसको हराया था? नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावनाओं से क्या थी? प्रेरित थी। 1821 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो गई थी। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने शासन व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए क्या क्या बदलाव किए थे? तो नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों को इतिहासकार नेपोलियन संहिता के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि कभी कभी आपके बोर्ड में दे देता है, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कि नेपोलियन संहिता क्या है। तो नेपोलियन ने यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए और कानून के समक्ष सबको बराबर माना गया। किसान, मजदूर, कारीगर व उद्योगपतियों को अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्रदान की गई। मानक नाप तौल के पैमाने चलाए गए और एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई। प्रशासनिक व्यवस्था को सरल बनाया गया। ये नेपोलियन संहिता के क्या थे? नेपोलियन संहिता के नाम से ये जाना जाता है, जो ये बदलाव किए गए थे। अब आता है बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पैदा हुए। यानी जो बाल्कन है उन प्रदेशों में जो राष्ट्रवादी तनाव थी वो क्यों पैदा हुई? तो काला सागर और एड्रियाटिक के मध्य स्थित देशों का नाम रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान और हर्जेगोविना, सर्बिया आदि राज्य बाल्ग राज्यों के नाम से जाने जाते हैं। सन 1875 ईस्वी के बाद इन राज्यों में राष्ट्रीय तनाव पैदा होने के अनेक कारण थे, जो इस प्रकार हैं। बाल्कन राज्यों में काफ़ी मात्रा में ईसाई नागरिक थे, परंतु टर्की के मुसलमान उनके ऊपर अत्याचार करते थे। 19वीं शताब्दी में टर्की का साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर होता गया था। उसे यूरोप का बीमार व्यक्ति भी कहा जाने लगा था। फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन के युद्धों ने
राज्यवाद की भावना को बढ़ावा दिया, जिसके कारण बाल्कन राज्य के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। बाल्कन क्षेत्र में यूरोप के अनेक देश अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, जिसमें रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी महत्वपूर्ण देश थे। मारियान और जर्मेनिया। तो फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया। उसे लाल टोपी और तिरंगा के साथ दिखाया गया या फिर दिखाई गई तथा उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहे पर लगाई गई ताकि लोगों को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद बनी रहे। इसी प्रकार जर्मन में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जर्मेनिया को रूपक मानक गया। उसे बलूत वृक्षों के पत्तों के मुकुट से सजाया गया, क्योंकि जर्मनी में बलूत वृक्ष वीरता का प्रतीक माना गया है, इसलिए उसको किससे सजाया गया था? बलूत वृक्षों के पत्तों से। कहा गया है कि जर्मेनिया द्वारा पकड़ी तलवार पर अंकित है कि जर्मन तलवार जर्मनी की रक्षा करता है। अब आता है जर्मनी का एकीकरण, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह मेरे प्यारे बच्चों आपके कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछ ही लिया जाता है। अगर इस बार पूछा गया तो आपको पूरा का पूरा करके आना है। तो जर्मनी का एकीकरण पर टिप्पणी देना है। तो जर्मनी का एकीकरण जिस वजह से हुआ, उन सभी वजहों का कारण प्रसा के चांसलर बिस्मार्क थे, जो कि 18वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक राज्यों में बटा हुआ था। और अगर देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसके आगे, तो जिसमें प्रसा, बवेरिया, सैक्सेनी, इसलिए इसका आर्थिक विकास बहुत धीमा था। 1815 ईस्वी में जर्मनी के राज्यों को ऑस्ट्रिया के साथ मिलाकर एक जर्मन महासंघ बनाया गया। इस क्रांति की असफलता के पश्चात जर्मनी के एकीकरण का कार्य लोकतंत्र के रूप में न होकर बिस्मार्क सैन्य शक्ति एवं कूटनीति के सहारे होने लगा। 1864 में बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रसा और डेनमार्क के बीच युद्ध हुआ और इसमें प्रसा की क्या हुई? जीत हुई। 1860 ईस्वी में प्रसा का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ और इस युद्ध के पश्चात प्रसा के साथ हैनोवर, होलास्टीन, कैंसल और फ्रैंकफर्ट आदि प्रदेश आ मिले। अंत में 1870 ईस्वी में फ्रांस के साथ जर्मनी का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस को करारी हार झेलनी पड़ी। इस प्रकार जर्मनी का क्या हुआ? एकीकरण हुआ। अब इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। जर्मनी का एकीकरण हो गया, अब आता है इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया 19वीं, इटली के एकीकरण प्रक्रिया कब हुई थी? 19वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, जो इस प्रकार था। इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था और इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी और अनेक स्थानों पर इसके रूप प्रचलित थे। 1830 ईस्वी के दशक में ज्यूसेppe मैस्तेनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे अधिक प्रयास किया और यंग इटली नामक गुप्त संगठन भी क्या किया था? स्थापित किया। 1831 ईस्वी में और 1848 ईस्वी में इतालवी राज्यों में एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पीडमांड के शासक विक्टर इमैनुएल आगे आया और सार्डिनिया पीडमांड के प्रधानमंत्री काबूर ने इटली के राज्यों में प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और 1861 ईस्वी में विक्टर
इमैनुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित कर दिया गया। अब आता है जिउसेप्पे मैस्तीनी। तो ये जिउसेप्पे मैस्तीनी कौन थे? तो यह इटली का क्रांतिकारी था और इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी इसने। 1830 में जिउसेप्पे मैस्तीनी ने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। दूसरे थे काबूर। तो काबूर का जो पूरा नाम था वो था काउंट कैमिलो दे काबूर था। काबूर का पूरा नाम क्या था? काउंट कैमिलो दे काबूर था। काबूर ने इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने वाले आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया। वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच भाषा भी क्या था? बोलता था। अब आता है ड्यूक मेटरनिख। ये ड्यूक मेटरनिख कौन था? तो यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ड्यूक मेटरनिख। नेपोलियन की वाटरलू में पराजय के बाद मेटरनिख यूरोप की राजनीति का सर्वेसर्वा बन गया। 1815 और से 1848 तक के यूरोपीय इतिहास का काल मेटरनिख युग के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। अब आता है गैरिबाल्डी। क्योंकि कभी कभी दे देता है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन कौन निभाई थी। तो गैरिबाल्डी थे, काबूर था, जिउसेप्पे मैस्तीनी था और ड्यूक मेटरनिख था। तो ये सब आ जाते हैं। अगला यहाँ पे नारीवाद। ये नारीवाद क्या है? तो स्त्री पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सोच के आधार पर महिलाओं का अधिकार नारीवाद कहलाता है। वैसे ये एग्जाम में आता नहीं, लेकिन आपको हम बता दिए, लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। अब आता है लास्ट पॉइंट, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत सन 1789 ईस्वी में हुई थी, याद रखना। फ्रांसीसी क्रांति में सभी लोगों की मांग थी कि राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र बनाया जाए। और अगला पॉइंट क्या था? फ्रेंच की भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों जितना भी आपके बोर्ड से रिलेटेड हेडिंग पूछे जाते हैं, जो कि आपके यूपी बोर्ड में आएंगे, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, हर एक बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यदि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो। अगर आपको ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, एक और बात है, हर एक वीडियो हम अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, जाके प्लेलिस्ट से पूरा आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।